नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट। बताया विकसित भारत की दिशा में और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला बजट का चौतरफा स्वागत। बजट में मध्यम वर्ग और सैलरी वालों को बड़ी सौगात। 1 लाख रुपए प्रति माह की औसत आय वालों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख तक पर नहीं देना होगा कोई कर। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक पीपल्स बजट के लिए दी वित्त मंत्री को बधाई। बजट को बताया देश के नागरिकों की जेब भरने वाला और बचत बढ़ाने वाला। कहा यह बजट फोर्स मल्टीप्लायर। बजट के बाद वित्त मंत्री ने दिया डीडी न्यूज को पहला इंटरव्यू। कहा पीएम मोदी के निर्देश पर करदाताओं को राहत का किया गया ऐलान। विकसित भारत के 6 लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही होंगे फैसले। जनवरी 2025 के जीएसटी आंकड़े जारी हुए और कुल जीएसटी संग्रह पहुंचा 1.96 लाख करोड़। बीते साल के मुकाबले 12.3% की बढ़ोतरी। लोकसभा में सोमवार को पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी की रिपोर्ट। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल पेश करेंगे रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को गुरुवार को सौंपी थी रिपोर्ट। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 50.65 लाख करोड़ रुपए का 2025 से 26 का आम बजट पेश किया है। बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर खास फोकस रहा। वित्त मंत्री ने कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकास का इंजन बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार सुबह जब अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ साल 2025-26 का आम बजट पेश करने के लिए लाल रंग के डिजिटल बही खाते को लेकर संसद भवन पहुंची तो लोगों की उम्मीदें चरम पर थीं। वित्त मंत्री के सामने थी जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने की चुनौती, तो साथ ही भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ाने का काम। संसद में ठीक 11 बजे वित्त मंत्री ने जब अपना लाल बैग खोला तो इसमें था टैब में डिजिटल बजट। वित्त मंत्री के डिजिटल बजट में था आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप, जो कि सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए ब्लूप्रिंट है। This budget continues our government's efforts to A. accelerate growth, B. secure inclusive development, C. invigorate private sector investments, D. uplift household sentiments, and E. enhance spending power of India's rising middle class. वित्त मंत्री ने ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति बजट का फोकस बताते हुए वो 10 क्षेत्र भी गिनाए जिन पर सरकार सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट और अपना लगातार 8वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने प्राथमिकताएं साफ की, तो वहीं विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों का भी उल्लेख किया। A country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Viksit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. वित्त मंत्री ने विकसित भारत की यात्रा के शक्तिशाली इंजनों के बारे में भी विस्तार से बताया। For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments
and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity. बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इससे पहले सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर बजट की मंजूरी ली। इस दौरान राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दही चीनी भी खिलाई। इसके बाद संसद भवन में पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। फिर यहां से वित्त मंत्री लोकसभा गईं, जहां उन्होंने बजट पेश किया। कुल मिलाकर इस बजट में विकसित भारत बनाने की अर्थव्यवस्था का संकल्प है, तो साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनाने का रोड मैप भी। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि आज भारत के विकास की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। ये बजट एक बल गुणक है और ये बजट को बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। और वहीं बजट 2025 से 26 में अन्नदाताओं पर खास फोकस रहा। वित्त मंत्री ने कृषि विकास के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले कई बड़े कदमों की घोषणा की। इनसे ग्रामीण भारत आगे बढ़ेगा और अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। विकसित भारत की यात्रा को नई रफ्तार देने वाले बजट 2025-26 में गरीब, युवा और नारी के साथ साथ अन्नदाता सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहे। बजट के प्रस्तावित विकास उपायों में जिन 10 व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख किया गया, उनमें पहले 2 कृषि और ग्रामीण विकास से ही जुड़े हैं। वित्त मंत्री ने विकास यात्रा में जो 4 शक्तिशाली इंजन गिनाए, उनमें कृषि सर्वप्रथम रही। अन्नदाताओं को राहत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम का ऐलान किया। इससे 1,70,00,000 किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। The program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2.
adopt crop diversification and sustainable agricultural practices. 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level. 4. Improve irrigation facilities. And 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले यूरिया संयंत्र को लगाने का भी बजट में ऐलान हुआ। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण दिए जाने की भी घोषणा की। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. कौशल, निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार के समाधान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम की घोषणा हुई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कम करने में मदद मिलेगी। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों और ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों के लिए नए अवसर पैदा किए जाएंगे। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिले कार्यक्रम में शामिल होंगे। बजट में तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने का भी ऐलान हुआ। इसके तहत अच्छे बीज, अधिक उत्पादकता, बेहतर भंडारण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाएंगे। Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. बजट में वित्त मंत्री ने बिहार के मखाना किसानों की मदद के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की भी घोषणा की। उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल बीजों के लक्षित विकास और उपलब्धता के लिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन भी बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार के लिए बजट में पंचवर्षीय कपास उत्पादकता मिशन का प्रावधान भी किया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों को काम में लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं बजट में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। रोजगार पैदा करने की दिशा में इनसे बेहद मदद मिलेगी। खिलौना क्षेत्र को बढ़ावा देने, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विस्तार और नए उद्यमियों के लिए भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। विकसित भारत की यात्रा को समर्पित बजट में विकास के शक्तिशाली इंजन के रूप में एमएसएमई क्षेत्र पर खास ध्यान दिया गया। बजट में एमएसएमई को अधिक व्यापक पैमाने पर दक्षता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच के उद्देश्य से एमएसएमई स्कीम का फायदा लेने के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना और टर्नओवर की सीमा को 2 गुना बढ़ाने का ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाए जाने का भी ऐलान हुआ। Micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. बजट में उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करने का भी ऐलान किया गया। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। बजट में स्टार्टअप्स के लिए भी फंड की विशेष निधि का ऐलान हुआ। साथ ही पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना की घोषणा हुई। A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized.
बजट में भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए योजना का ऐलान किया गया, जिससे ऐसे अनूठे और पर्यावरण अनुकूल खिलौने बनेंगे जो दुनिया में मेड इन इंडिया की पहचान होंगे। बजट में फुटवेयर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम का भी ऐलान किया गया। The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। वहीं स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण में मदद के लिए भी कई उपाय किए जाएंगे। पूर्वोदय के तहत पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। इससे किसानों को उत्पाद का बेहतर दाम और युवाओं को अच्छा रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित करने की घोषणा की, और जिसका उद्देश्य शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है। और इसके अलावा बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। संशोधित उड़ान योजना समेत और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। बजट में विकास को गति देने, समग्र विकास, निजी क्षेत्र में निवेश और उभरते मध्य वर्ग की व्यय क्षमता को बढ़ाने का वादा किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, सरकारी निजी भागीदारी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे, जो राज्यों को भी प्रोत्साहित करेंगे। बजट में सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की भी घोषणा की। इसके तहत 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है। Urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an Urban Challenge Fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को न्याय रूप दिया जाएगा। 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव है। इसमें सरकार का योगदान 49% होगा। अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने ले जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने ग्रीन पटना एयरपोर्ट और विहटा के ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की। निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शोध विकास व नवाचार पहलों के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किया गया है। पंडुलिपियों के सर्वेक्षण व संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन की घोषणा की गई है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युतीय वाहन और मोबाइल बैटरी उत्पादन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तु में छूट दी गई है। The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor friendly. सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ 1 लाख और आवासीय इकाइयों को पूरा करने के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की। जन विश्वास विधेयक 2.0 में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए प्रस्ताव है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में शिक्षा के लिए रिकॉर्ड 1.2 लाख करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और टीचिंग रिजल्ट में सुधार पर फोकस किया गया है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर समेत दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में पूरी तरह से छूट दी गई है। निर्मला सीतारमण ने शिक्षा को विकसित भारत की रीढ़ बताते हुए इसे आसान और भविष्य के अनुकूल बनाने की प्रतिबद्धता जताई। इस साल बजट में शिक्षा के लिए रिकॉर्ड 1.2 लाख करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, टीचिंग रिजल्ट में सुधार पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के अलावा वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की गई। 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. केंद्र सरकार आने वाले दिनों में 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी संरचना उपलब्ध कराएगी। खासकर बिहार की राजधानी पटना में मौजूद IIT का काफी विस्तार किया जाएगा। IIT की 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75,000 और सीटें बढ़ाने की लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। वहीं वित्त मंत्री ने बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की। कैंसर समेत दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में पूरी तरह से छूट दे दी जाएगी। अब 6 जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर केवल 5% कस्टम ड्यूटी लगेगी। I also propose to add 6 life-saving medicines to the list, attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनेंगे। इनमें से 200 केंद्र वर्ष 2025-26 में ही खुलेंगे। गिग वर्करों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार उनकी पहचान और पंजीकरण के लिए एक विशेष योजना लागू करेगी, जिसके तहत फूड डिलीवरी, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, लॉजिस्टिक्स और ऑनलाइन सर्विसेज में काम कर रहे लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं जब बजट पेश होता है तो लोगों की नजर इनकम टैक्स छूट पर होती है, और इस बार के बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। आम बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था से 1 करोड़ लोगों को फायदा। 1 करोड़ और लोगों को नहीं देना पड़ेगा टैक्स। किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जब ये घोषणाएं की तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। नई कर व्यवस्था के तहत हर साल 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के साथ प्रतिवर्ष 12,75,000 रुपए होगी। इसके अलावा सभी आय वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स स्लैब और दरों में भी व्यापक बदलाव किया गया है। सरकार ने किराए पर TDS छूट सीमा को भी 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट में हुई इन घोषणाओं का बड़ा फायदा
मध्य वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को होगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य वर्ग को राहत देने के लिए पीएम के निर्देश पर टैक्स छूट दी गई है। बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स राहत से सरकार के राजस्व पर 1 लाख करोड़ रुपए का असर पड़ेगा और नई कर व्यवस्था से 1 करोड़ और लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। 1 crore people will not benefit between the 7 lakh and 12 lakhs. Meaning 1 crore more people will pay no tax. हम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार रेट रिडक्शन किया है। नई कर संरचना मध्य वर्ग के लिए व्यापक रूप से करों के बोझ को कम करेगी, जिससे घरेलू उपयोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आयकर में बम्पर छूट के अलावा संशोधित आयकर रिटर्न की समय सीमा 2 से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। वहीं टीसीएस भुगतान में देरी भी अब अपराध नहीं होगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि आयकर कानून को आसान बनाने का काम भी पूरा हो चुका है और अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया जाएगा। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आम बजट को 10 में से 10 नंबर देते हुए इसे शानदार बजट बताया। उनका कहना है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये बजट सपनों को पूरा करने वाला है। 10 on 10, absolutely great budget, amazing budget. Managing fiscal deficit, managing the capex investment, getting the facilities for our middle class families, making sure that the poor families, they get their due, making sure that the farmers are able to grow, making sure that employment opportunities come in, making sure that the innovation ecosystem is supported. Amazing. Making sure that the MSMEs are supported. It's a phenomenal budget. It's a dream budget. केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया और बजट को देश की प्रगति के लिए हितकर बताया। This budget is the very excellent budget. The budget is going to help the middle class, lower middle class, and everyone. Because of this budget, the up to 12 lakhs tax, there is nil tax. They need not to pay any tax. So the Prime Minister Shri Narendra Modi ji is a historical decision taken by our Honorable Prime Minister to help and to promote our Indian economy also and to help the our society people. The entire budget is the historic budget by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and our Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman. I thanks to them on behalf of the Tamil Nadu people and our country. Thank you. थैंक यू सर। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन साहब मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का बजट माना जा सकता है। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बजट को आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया और साफ तौर पर आने वाले समय में भी जितना ये महत्वपूर्ण रहा है उसके लिए इसे बेहतरीन तोहफा भी करार दिया है और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में इसे सार्थक पहल बताया। Budget for everyone, and this is progressive to become the third largest economy of the world. This is the most dynamic budget, that's what I can say. अक्सर हम देखते हैं कि जब ऐलान होता है तब ये कहा जाता है कि इस सेक्टर में छूट गया, इसमें नहीं मिला, लेकिन पूरा एक तरह से देखें तो सभी सेक्टर्स पर फोकस किया गया है और पूरी भारत पर भी, खासतौर पर बिहार पर जिस तरह से फोकस किया गया था। पूरा देश के लिए और पूरा सब सेक्टर के लिए, स्पेशली जो ग्रोथ इंजन्स, तो उसमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फार्मर्स हो या MSME हो, सभी इस मिडिल क्लास हो, ये सभी इसमें इसके लिए कुछ तो कुछ बड़ी मात्रा में गिफ्ट्स है। इसलिए ये तो जो है स्पेंडिंग का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। इसके कारण मुझे लगता है
we are very shortly going to become the third largest. बहुत बड़ा रिलीफ है जो आयकर में 12 लाख तक की छूट दी गई है और तमाम ऐलान अलग अलग सेक्टर्स के लिए किए गए हैं। कैमरामैन अनिकेत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बजट को समावेशी बताया है और साथ ही साथ उन्होंने 8वीं बार बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि ये पीएम के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने वाला बजट है। सबसे पहले तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी को 8वीं बार बजट पेश करने के लिए उनको आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प, जो लक्ष्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस लक्ष्य को साकार करने के लिए बजट मील का पत्थर साबित होगा। और इस बजट में हर वर्ग को, हर लोगों का ध्यान रखा गया। हर क्षेत्र, हर वर्ग में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आम बजट में आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख किए जाने से मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा होगा। डीडी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ आम बजट को लेकर खास बातचीत की है। देखिए। आम बजट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देख रहे हैं बजट में? जब भी बजट आता है चर्चा होती है कि इनकम टैक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। थोड़ी बहुत राहत कई बार मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। इस बार तो ऐसा लगता है कि बम्पर बोनांजा दे दिया गया है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं बजट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिडिल क्लास के प्रति हमेशा संवेदनशील है। आखिर आप सोचिए, 2014 के पहले तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगता था, उसके बाद टैक्स सभी को लगता था। आज 12 लाख रुपए तक, और सैलरी वालों के लिए तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मानो एक प्रकार से मिडिल क्लास तो पूरी तरीके से टैक्स मुक्त हो गया। अब ये जो डिमांड को इसका बूस्ट मिलेगा, जिस प्रकार से लोगों की जेब में 1 लाख करोड़ रुपया मिडिल क्लास की जेब में अधिक आएगा। साधारणतः हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बचाएगा। 25 लाख रुपए तक की आय में तो आप 1,10,000 रुपए बचाएंगे। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को भी बल देगा। डिमांड बढ़ेगी तो व्यापार और कारोबार बढ़ेगा, उद्योग में निवेश आएगा, नौकरियों का साधन बढ़ेंगे, और साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग के लिए ढेर सारी सुविधाएं, निर्यात के लिए ढेर सारी सुविधाएं। तो एक प्रकार से मोदी जी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। आपने कहा कि डिमांड बढ़ेगी और विकसित भारत की आधारशिला रखेगी। इंडस्ट्री, हम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात, PLI स्कीम की सफलता को देखते हैं, क्या हम देख रहे हैं कि विश्व में वैश्विक भागीदारी बढ़ानी है व्यापार में? क्योंकि कॉमर्स और इंडस्ट्री आपसे उसका एक सीधा देखें तो अवश्य भारत की भागीदारी बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग में, पर हमारी डिमांड भी इतनी बढ़ रही है। GDP दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है। तो हम जितना मैन्युफैक्चरिंग पे बल देते हैं, जोर देते हैं, GDP भी भागती है, डिमांड भी भाग रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग को बहुत प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। इस बजट में अलग अलग सेक्टर वाइज भी प्रोत्साहन दिया गया। एक मैक्रो लेवल पे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन काम करेगी, जो आइडेंटिफाई करेगी किन क्षेत्रों में क्या काम करना चाहिए, जिससे मैन्युफैक्चरिंग को और बल मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है भारत का उद्योग और निवेश का जगत इस चैलेंज को स्वीकार करेगा और भारत में लाखों लोगों को नए नौकरी के साधन मिलेंगे। दवाओं में छूट दी गई है बहुत सी, अगर आप कस्टम ड्यूटी की बात करें वो जिससे कि सस्ती हो, तो ये उस तरफ जाता हुआ कि हम ग्रोथ बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ राहत दे रहे हैं तमाम जरूरी चीज़ों पर। ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम किसी दबाव में कभी नहीं करते। जो देश हित में है, जो जनहित में है, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, उसके हिसाब से टैरिफ रैशनलाइजेशन की बात तो 1 साल पहले ही जुलाई 2024 में निर्मला जी ने कहा था कि हम इन्वर्टेड ड्यूटीज को ठीक करेंगे, पूरा कस्टम टैरिफ को स्टडी करके उसमें सुधार करेंगे। अभी तो और सुधार भी हमारा निरंतर चलता रहता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी केंद्र में तो बहुत कुछ चीजें हो गई हैं। अब राज्यों में भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत राज्यों को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि वो भी अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे साथ जुड़े, अपने यहाँ सरल करें निवेश, सरल करें लोगों को उद्योग लगाना, ज़मीन खरीदना, जिससे अलग अलग राज्यों में विकास हो। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हमारा विशेष
ध्यान रहा है 2014 से कैसे भारत में संतुलित विकास हुआ। तो सर क्या फिर विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? दिल्ली के चुनाव और बिहार के चुनाव को लेकर तमाम बातें कह रहे हैं कि इसलिए इस तरह का बजट लाया गया, फिर उनको अगर क्या हमें आपत्ति है? चुनाव को देख के बजट ऐसा लाना होता तो पिछले साल इंटरिम बजट में ही कर देते। मुझे लगता है मोदी जी ने कभी चुनाव देख के बजट नहीं बनाया। देश की जरूरतें, आवश्यकताएं और आगे की चुनौतियों को मद्देनजर रख के बजट बनाते हैं मोदी जी। देश कैसे आगे जाएगा, देश का हित किस में है, वही उनकी प्राथमिकता रहे। डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हमसे बजट प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय जेना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025 से 26 विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है उसका लिए हमारे लिए ये एक तरह से नया बूस्टअप का काम करेगा। वर्तमान का बजट जिसके माध्यम से नए उद्योगपतियों को 2 करोड़ तक का कर्ज का प्रावधान किया गया है, स्टार्टअप को भी 10 से बढ़ाकर 20 करोड़ किया है, 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋण की गारंटी का शुल्क को 1% कम किया है, उद्यम पोर्टल पे भी 5 लाख की सीमा वाले को लिए विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ है। जल जीवन मिशन भी इसी प्रकार से लाभकारी है। हमारे यहाँ 2028 तक जल जीवन को जो जोड़ा है, जिसके माध्यम से 36 लाख से ज़्यादा लोगों को हम भी इस दायरे में लेकर के मध्य प्रदेश को 100% तक ले जाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और वहीं 2025 से 26 के इस बजट को काफी ऐतिहासिक बताया जा रहा है और ऐसे में उद्योग जगत ने भी इसका स्वागत किया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने महिलाओं, युवाओं और कृषि क्षेत्र को लेकर कई नई योजनाएं और सुविधाएं शुरू करने की बात कही है। साथ ही टैक्स में काफी बदलाव किया गया है। बजट पर उद्योग जगत का कहना है कि बजट में विकसित भारत के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। CII का कहना है कि इस बजट से समाज के हर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। ह्यूज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो मिडिल क्लास है, लोअर इनकम ग्रुप है, उनको जो रिलीफ जो मिला है आज, वो जो सेविंग्स जो प्रोपेल करेंगे वहाँ से उसका उन्होंने जो कंजम्पशन डिमांड को जो पिकअप कराएंगे कंजम्पशन को, और कंजम्पशन एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है हमारे इकोनॉमी का। ये इसके लिए बेनिफिट सिर्फ मध्यम और लोअर इनकम ग्रुप को नहीं मिलेगा, ये सबको मिलेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष कुमार चौहान ने कहा कि बजट से देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही खपत में भी इजाफा होगा। ये बजट जो है 3 चीज़ों का एक अच्छा अद्भुत मिश्रण है, जिसमें फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया गया है 4.4%। उसके सामने मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत दी गई है, जहां पर 12 लाख की आम आय तक कोई टैक्स नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफ़ी जोर दिया गया है, जहां पर अगले साल 11.2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप की संभावना है। तमाम और कारोबारियों ने बजट को विकास के लिए अहम बताया है। बहुत अच्छा बजट दिया है, क्योंकि जहां पर ख्याल रखा है गरीब इंसान का, किसान का, खेती का और ख़ासतौर से MSME सेक्टर के लिए काम किया है और आम आदमी के टैक्सेशन कम करने की कोशिश की है, तो बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। This budget is a commendable step as an enabler towards notable push towards clean tech and EV growth, as highlighted by the Honorable FM. They have made the 4 pillars, which is the investment, MSME, export and agriculture are the 4 key pillars for this time budget. And these are key sectors which require definitely more attention. उद्योग जगत का कहना है कि ये बजट काफी विवेकपूर्ण है, जो कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत नींव रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और वहीं बजट के बाद सरकार ने जनवरी महीने में GST कलेक्शन के आंकड़े जारी किए। पिछले महीने GST कलेक्शन में सालाना आधार पर 42.3% का उछाल आया है। जनवरी में GST कलेक्शन के जरिए सरकारी खजाने में 1.96 लाख करोड़ रुपए आए हैं।
सरकार का जीएसटी कलेक्शन जनवरी के महीने में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 12.3% बढ़ा है और बीते महीने सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन 36,100 करोड़ रुपए और स्टेट जीएसटी कलेक्शन 44,900 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश की जाएगी। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और सदस्य संजय जायसवाल लोकसभा में रिपोर्ट पेश करेंगे। इससे पहले समिति ने बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति ने बुधवार को बहुमत से रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधन शामिल किए गए थे। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 15-11 बहुमत से अपनाया। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति जताई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सभी 8 विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सभी 8 विधायकों ने शुक्रवार को ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रदेश प्रभारी बैजयंत पांडा की मौजूदगी में 8 विधायकों ने पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले विधायकों में त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित महरोलिया, जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल, पालम से विधायक भावना गौड़, महरौली से विधायक नरेश यादव, आदर्श नगर से पवन शर्मा, बेजवासन विधायक BS जून और माधीपुर विधायक गिरीश सोनी का नाम शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत मंडपम में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन किया और इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि किताबें पढ़ना केवल एक शौक नहीं है बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को राजधानी के भारत मंडपम में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि किताबें पढ़ना सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि ये एक परिवर्तनकारी अनुभव है। विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों की किताबें पढ़ने से क्षेत्रों और समुदायों के बीच पुल बनते हैं। उन्होंने खुशी जताई कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में भारत की विभिन्न भाषाओं और अन्य देशों की भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कई स्टॉल लगाए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि ये पुस्तक मेला पुस्तक प्रेमियों को दुनिया भर का साहित्य एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि स्कूली बच्चों को पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में निर्धारित किताबें पढ़ने के अलावा विविध विषयों पर विभिन्न प्रकार की किताबें भी पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें अपनी क्षमताओं को खोजने के साथ साथ अच्छा इंसान बनने में भी मदद मिलेगी। Reading books is not just a hobby. It is a transformative experience. Reading books from different languages and cultures builds bridges among regions and communities. I am glad to know that this book fair has many stalls representing India's different languages and also languages of other countries. This will enable book lovers to access literature from around the world at one place. भारत मंडपम में इस विश्व पुस्तक मेले के आयोजन को लेकर प्रकाशक वर्ग भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहा है। पुस्तक प्रेमियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सबसे बड़ी गर्व की बात तो यह है कि आज के इस विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति ने किया। राष्ट्रपति की रुचि और उनका समय देना यह निश्चित ही प्रकाशकों के लिए तो गर्व की बात है ही, पुस्तक प्रेमियों पुस्तक पाठकों के लिए भी गर्व की बात है। मैं इसके लिए हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ। प्रकाशकों को इस विश्व पुस्तक मेले का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है और मैंने हमेशा एक बात कही है कि प्रकाशक इसको एक उत्सव की तरह मनाता है। किताबों का कोई विकल्प नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि स्वीडन में उन्होंने स्कूलों में 3 साल से वो बच्चों को टैबलेट दे रहे थे और किताबें उन्होंने बंद कर दी थी, लेकिन इस वर्ष से उनको लगा कि टैबलेट से पढ़ाई जो है ठीक से नहीं हो रही है, उन्होंने फिर दोबारा बच्चों को किताबें दी हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी NBT द्वारा आयोजित इस बार मेले की थीम भारतीय गणतंत्र का उत्सव हम भारत के लोग रखी गई है। मेले में फोकस देश का दर्जा रूस को दिया गया है, जिनकी काफी संख्या में पुस्तकें मेले में देखी जा सकती हैं। 9 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस मेले में बच्चों के साहित्य और पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने वाली कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती हैं और यही सच्ची दोस्त इन दिनों पुस्तकों के महाकुंभ यानी कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की शोभा बढ़ा रही हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।
ओडिशा के चांदीपुर में डीआरडीओ ने न्यूनतम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के लगातार 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं और ये परीक्षण बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहे उच्च गति वाले लक्ष्यों के विरुद्ध किए गए। ये रक्षा प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्र के प्रति लगभग 5 दशकों की समर्पित सेवा को चिन्हित करते हुए 1 फरवरी को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया। 1977 में केवल 7 सतह प्लेटफॉर्मों के साथ अपनी मामूली शुरुआत से आईसीजी एक दुर्जय बल बन गया है और जिसमें अब 151 जहाज और 76 विमान शामिल हैं। 2030 तक आईसीजी 200 सतह प्लेटफॉर्मों और 100 विमानों के अपने लक्ष्य बल स्तर को प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो दुनिया की प्रमुख तट रक्षक सेवाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे के समापन से पहले स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती घायलों से वो मिलने पहुंचे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से उनका हालचाल जाना और इलाज के विषय में जानकारी हासिल की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टरों से भी घायलों की विस्तृत रिपोर्ट ली और सभी को समुचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। महाकुंभ 2025 में पुण्य कमाने के लिए आने वालों में सिर्फ श्रद्धालु और संत ही नहीं हैं, बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी मिशन और उनके राजनयिक भी शामिल हैं। शनिवार को महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता के दर्शन के लिए 77 देशों के मिशन प्रमुख और राजनयिकों सहित 118 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज पहुंचा। इनमें से कई राजनयिकों की पत्नियां भी साथ थीं। विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने अपने परिवार के साथ पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। महाकुंभ मेले का दौरा करने वाले विदेशी राजनयिकों में जापान के राजदूत केइची ओनो, भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, दक्षिण अफ्रीकी के उच्चायुक्त अनिल सुकलाल और मलेशिया के राजदूत दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा आदि शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने महाकुंभ का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर की। Pleasure to be part of the Deep Deepavali 1.5 years ago, but nothing comparing to this occasion. You know, 144 years only, probably neither my sons are going to be capable of visit. So we are glad to be in here. All the flags were there, well accommodated. I feel proud of myself of checking the plurinational state of Bolivia country flag here. और भारत में जिम्बाब्वे की राजदूत एस्टेला एनकोमो ने महाकुंभ के बारे में कहा कि ये जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव है। The experience is phenomenal. It's a once in a lifetime experience, as you know. The Zimbabwean ambassador to India, India and Zimbabwe share excellent bilateral relations, and part of our diplomatic life is also to pursue cultural, or what we call public diplomacy, and this is public diplomacy. This is cultural diplomacy, where we seek to understand the Indian country deeply. And I must say that we have enjoyed so much great hospitality, and we remain grateful. पेंट इंडिया 2025 के नॉर्थ एडिशन का नई दिल्ली में आयोजन किया गया और जिसमें उद्योग के दिग्गज यहां पर शामिल हुए। यह आयोजन व्यापार वृद्धि, सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बना। 2 दिवसीय आयोजन में 250 से अधिक प्रदर्शक और प्रमुख उद्योग हितधारक इसमें शामिल हुए। यह आयोजन पेंट्स, कोटिंग्स और इससे संबंधित उद्योगों के पेशेवरों को नेटवर्क बनाने, अत्याधुनिक नवाचारों को जानने और नई व्यावसायिक संभावनाओं को तलाशने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। बिजनेस इंटरैक्शंस थे, इसमें भी बहुत एक अपलिफ्टमेंट हुआ है और ये इंडस्ट्री बहुत रॉ मटेरियल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, हमारा पेंट इंडस्ट्री। तो जो विजिटर्स आए हैं पेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं और इनको जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स जो मिले हैं बतौर एग्जिबिटर्स, तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ इंटरैक्शन रहा है। नए टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस हैं, जो सस्टेनेबिलिटी है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये अपने इंडस्ट्री के जो प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है, ये प्लेटफॉर्म पे ये साकार हुआ।
विराट कोहली 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी मैच खेल आए और इस दौरान उनकी दीवानगी स्टेडियम के अंदर और बाहर दोनों जगह पर देखने को मिली। इस दौरान कोहली ने अपने नन्हे फैंस से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद नन्हे फैंस की खूब उन्हें पसंद किया जा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के फिरोज शाह कोटला मैदान पर दिल्ली और रेलवे के बीच रणजी मुकाबला खेला गया। घरेलू क्रिकेट में 12 साल बाद खेलने पहुंचे विराट कोहली की दीवानगी इस कदर देखने को मिली कि लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से विराट की एक झलक पाने के लिए स्टेडियम पहुंचे। इन सब के बीच विराट की मुलाकात होती है एक नन्हे फैन से, जिसने विराट के बाद इस मुकाबले में खूब सुर्खियां बटोरी। विराट कोहली दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेलने आए तो वहां 12 साल बाद उनके एक पुराने दोस्त से उनकी मुलाकात हुई और उन्हीं के बेटे कबीर ने विराट कोहली से भी मुलाकात की। विराट कोहली और कबीर की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। कबीर ने बहुत ही मासूमियत भरे अंदाज में क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज विराट कोहली से पूछा कि टीम इंडिया में पहुंचने का क्या रास्ता है। विराट ने भी बहुत ही सादगी भरे अंदाज में उन्हें जवाब दिया। लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ेगी और आपको प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए पापा को, है ना। खुद से सुबह उठ के मेरे को जाना है प्रैक्टिस करने, मेरे को ट्रेनिंग करने जाना है। और अगर कोई 1 घंटा प्रैक्टिस करता है तो आप 2 घंटे प्रैक्टिस करें, वो एक ही तरीका है। विराट से मिलने के बाद कबीर अब मीडिया के लिए एक चर्चा का विषय बन गए। कबीर के पिता खुद एक रणजी प्लेयर हैं और काफ़ी वर्षों से क्रिकेट से जुड़े हैं और उन्होंने दिल्ली के लिए विराट कोहली के साथ कई मुकाबले खेले। कबीर के पिता मानते हैं कि वे अपने बेटे को एक बेहतरीन क्रिकेटर बनाना चाहते हैं। विराट से मिलके दुनिया को पता है वो लेजेंड प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, सबको पता है, लेकिन इससे जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी वो एक अच्छा इंसान है। वो एक अच्छे इंसान की से जो एक उसने जो उसके साथ बिहेव किया, इतना बड़ा स्टार बनने के बाद, लेजेंड प्लेयर बनने के बाद, वो ज़्यादा सीख मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। प्लेयर तो सबको पता अच्छा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि वो एक कितना अच्छा इंसान है। कबीर खुद ही क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं और नेट पर उनके बल्ले से निकलते शॉट्स भी इस बात की गवाही देते हैं कि अगर वह विराट की बातों को अच्छे से मानेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब वो दिल्ली और देश के लिए खेलते नजर आएंगे। एक तरफ फैंस विराट कोहली की स्टाइल कॉपी कर रहे हैं तो दूसरी ओर कई फैंस उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए घंटों उनका इंतजार करते दिखाई दिए। विराट ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और उन्होंने अपने फैंस से मुलाकात की और ऑटोग्राफ भी दिए। फैंस मानते हैं कि विराट जल्द ही फॉर्म में लौटेंगे। विराट ने अपने खेल से, अपने इस ऑरे से ये साबित कर दिया कि इन फैंस के दिलों पर वो क्यों राज करते हैं। कैमरे अनिकेत दुबे के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ के लिए। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना और पवित्र डुबकी लगाना जारी है और इसी क्रम में शनिवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने नौका विहार के बाद त्रिवेणी के संगम में स्नान किया और लेटे हनुमान जी के मंदिर में पूजा पाठ की। प्रयागराज महाकुंभ का सार्वभौम आकर्षण और त्रिवेणी का सत्य सनातन शाश्वत प्रवाह हर सनातनी को आकर्षित कर रहा है। शनिवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इसके साक्षी बनने प्रयागराज पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामहिम का स्वागत किया। अरेल घाट पर उपराष्ट्रपति का पुलिस बैंड ने स्वागत किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति की पत्नी और परिजन भी मौजूद रहे। त्रिवेणी में मौजूद प्रवासी पक्षियों के कलरव और जनरव के बीच उपराष्ट्रपति ने पत्नी सुदेश धनखड़ और अन्य परिजनों के साथ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाई और विधि विधान से त्रिवेणी पूजन और आरती की। दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। मैं मेरे जीवन का ये सबसे सुखद पल मान रहा हूँ और जो मैंने डुबकी लगाई मुझे एहसास हो गया कि भारत जैसा देश दुनिया में कोई नहीं है। मैं संकल्पित होकर जा रहा हूँ, ऊर्जावान होकर जा रहा हूँ और मेरे को एक नया ज्ञान मिला। त्रिवेणी स्नान के बाद उपराष्ट्रपति का कारवां यमुना के जलमार्ग से किल घाट स्थित वीआईपी घाट पहुंचा। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने बड़े हनुमान जी के दर्शन किए। उन्होंने प्रयागराज किला स्थित सरस्वती कूप का भी दर्शन किया।
उपराष्ट्रपति ने प्रयाग के अक्षय प्रतीक पौराणिक महत्व के अक्षवट के भी दर्शन किए, जिस पर साक्षात भगवान विष्णु के बाल मुकुंद स्वरूप का वास माना जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निमंत्रण के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सपरिवार पवित्र संगम में पुण्य स्नान से वे अभिभूत हैं। यह हमारे शाश्वत सनातन मूल्यों की खूबसूरती है कि इस त्रिवेणी तट पर आकर अति विशिष्ट व्यक्ति भी सामान्य हो जाता है। जहाँ सामान्य व्यक्ति स्नान करता है वहीं पर अति विशिष्ट व्यक्ति भी स्नान करते हैं। जहाँ पर सन्यासी स्नान करते हैं वहीं गृहस्थ स्नान करते हैं। जहाँ सामान्य आचार्य स्नान करते हैं वहीं शंकराचार्य स्नान करते हैं। और जहाँ आम भारतीय महिला का पति स्नान करता है वहीं देश के उपराष्ट्रपति भी स्नान करते हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।